देश भर में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण ने 24 घंटे में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना से 1,72,800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली समेत बड़े बड़े महानगरों में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की जान ले रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सारी राजनीतिक रैलियां भी रद्द कर दी हैं। वहीं कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि सरकार को लोगों के इलाज और अस्पतालों के हालातों पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश इस वक्त विकराल परिस्थितियों में है। इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर समस्या का समाधान निकालना होगा। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए थी, ठीक है, नहीं की। अब भी समय है कि ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए और जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें। मास्क पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए, हाथ खूब धोएं, तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी सावधानी से आप निभाएं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़कर सामने आ रहे हैं। संक्रमण की अपेक्षा मरने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से ज्यादा करने के साथ ही वैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाने की बात कही है, लेकिन कई गुना रफ्तार के साथ बढ़ते संक्रमण ने हालात बेकाबू कर दिए हैं और इससे निपटना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीसी न्यूज। प्यार चल रही है। सब गए मुझे को बहुत जोरों गए ना, बढ़िया। अरे तुम्हारे सब गए मुझे को बहुत जोरों गए ना, बढ़िया। अरे तुम्हारे मोटरसाइकिल
एक मिनट नवरात्र के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसमें जो कोरोना की माता जी से उसके लिए दुआ की गई है कुछ विपदा से हमारे देशवासियों को भाग दिला ये नवरात्र के पावन मौके पर सप्तमी पर हमारी जो संस्था है राधा कृष्ण एनटीए की तरफ से आज भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सभी गाँववासी शहरवासी आमंत्रित हैं भंडारे में। हाँ 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 ठीक है। का प्राथमिक पाठशाला सहोरी बूथ है।
इस मतदान केंद्र के एक बूथ पर 10-15 लोग घुस गए थे और ज़बरदस्ती जो अप्रयुक्त सादा मतपत्र था उसके एक बंडल को लेकर के भाग गए। तत्काल यहाँ फोर्स पहुँच गई है और शांति फिर से स्थापित हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से मतदान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। पड़ा हुआ कोई भी मत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, हमारी पेटी सुरक्षित है, हमारे मतदान कर्मी सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सादा मतपत्र लेकर के वो 100 का एक बंडल था उसको लेकर के चले गए हैं। हम उसको निरस्त करके फिर से उनको नया मतपत्र प्रदान कर दिए हैं और मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं क्या? हाँ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी जो लोग बूथ के अंदर घुसे थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वीडियोग्राफर द्वारा की गई है और उससे हम निकाल करके देख करके चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को। वो नहीं जो जरूरी है जो मानेंगे। हमें नहीं पता, हमारे पास बैठा हुआ था। किसी का फोन आया अचानक, वो चल दिया, हमने नहीं देखा किधर चला गया और रास्ते में गोली मार दी उसे। किन लोगों ने गोली मारी जानकारी पता नहीं मतलब ये तो नहीं पता, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी है बस मुकेश साहू और सुशील प्रधान तो ये और अमर लोधी। चुनावी रंजिश के चलते गोली मारी, चुनाव बिगाड़ने के लिए केवल गोली मारी। चुनावी रंजिश की वजह से गोली मारी है। ये आपको बताना चाहूंगा, होता है कोतवाली नगर क्षेत्र के ये फकीपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर देर रात मतलब वोटरों को बताया धमकाने और उसको लेकर के जो है यहाँ जो दबंग प्रत्याशी पूर्व प्रधान सुशील यादव पर गोली मारने का आरोप लगा है, जिसमें एक प्रत्याशी जो पति है उसको गोली लगी है, जो गंभीर घायल हो गया है, जिसको गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में एडमिट करा दिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी बातें सामने निकल करके आ रही है कि जो सुशील यादव जो पूर्व विधायक के नजदीक बताया जाता है इनको, और ये जो है प्रत्याशी पति हैं जिनको जिस तरीके से एक हमला किया गया है, उन पर गोली मारने का आरोप है, जिसमें घायल हो गए हैं। और भी एक चीज सामने आ रही है, पुलिस लगातार कह रही है कि चुनाव सुरक्षित कराए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटना के बाद पुलिस का क्या रुख है, क्या कहना है एसएसपी एटा का? अभी पुलिस का इसमें कोई स्पष्ट रूप से कुछ बयान की तारीख है, इसमें बताया जा रहा है कि दबंग बताया जा रहा है और सत्ताधारी जो सांसद और विधायक उनके नजदीक बताया जाता है। और एक बड़ी बात इसमें और सामने निकल करके आ रही है, वोटरों को प्रभावित करने के लिए दबंग जो प्रत्याशी हैं ये अपना आजमाइश कर रहे हैं, जिसको लेकर के एक व्यक्ति में गोली लगी है, जो गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, और जिसमें पुलिस एक्शन तेज है। जो विभाग चौहान डीएम है तेज सरदार और एसएसपी है, उन्होंने एक सीधा फॉर्मेट दे दिया है, जिले को कोई भी अगर गड़बड़ करेगा तो सीधा उसे सख्ती से हटा जाएगा। इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो अपराधी है उनकी तलाश में दर्ज जारी है, टीम गठित कर दी गई है, उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लड़का गेहूँ भरने के गया था और वहाँ गेहूँ भरने में गाड़ी चलाने में भत्ते में गेहूँ गाड़ी पलट गई, उसमें चोरी है 5, एक लड़का है। यह हादसा ये हुआ था कि तारीख 18 को शाम की समय सत्य प्रकाश उम्र 28 बरस पुत्र रामेश्वर खरगजीत की ठार पौध पिड़ौरा गल्ला लेने ट्रैक्टर से गए थे। ट्रैक्टर पलट जाने के पलट गया
और सत्य प्रकाश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दो लड़के आए थे मुड़िया अपराध, वो पहले मेरे फ़ोन पे फ़ोन करते थे, कई दिन से कर रहे थे, मैं मना करती थी। मैंने 2-4 नंबर उन दोनों लड़कों के ब्लॉक कर दिए, वो फिर भी कर रहे थे, तो मैंने अपनी सिम चेंज कर दी। उसके बाद वो कल दोनों लड़के मेरे गांव के लड़के के साथ आए थे। तो किस गांव के किस लड़के के साथ में आए थे? बबलू के साथ आए थे, मेरे गांव का है बबलू। फिर तो उसके साथ ही आए थे, वो 3 थे। तो उन्होंने मुझे मारा, घर में से पकड़ के खींच लिया था। मैं कपड़े धो रही थी, घर में कोई नहीं था मेरे घर पे, सब गेहूँ काटने गए थे। जब मैं चिल्लाई थी बहुत जोर से, तो मेरे जेठ गेहूँ काट के आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस आ गए थे। तो आके उन्हें पकड़ा, तो उन्होंने सर में ईंट मारी, तो उनका सर फोड़ दिया। और मुझे फिर उसके घर वाले सारे आ गए, तो सबने मुझे मारा। सर मेरे साथ घटना घटी, विपन नाम का लड़का है मुड़ियापुरा का, जो मेरी बीवी को तंग करता है और अश्लील हरकतें करता है, व्हाट्सएप पर फोटो भेजता है। हमने उसका विरोध किया तो वो घर पे आ गया था। उसके बाद उसने मारपीट की। किनके साथ में मारपीट करी है? बीवी के साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट की। और जब तो उसकी शिकायत तुमने कहीं पुलिस में दर्ज कराई? जब मैंने इसकी शिकायत पुलिस में कराई तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। उन्होंने रिपोर्ट लिख लिया, मगर उसका कुछ वो नहीं मिला हमारे को। मामला ये था कि बूथ हमारा जो 45 नंबर बूथ है ग्राम पंचायत शेखपुरा में जी, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं राजेश्वरी यादव जी, पति ब्रजेश कुमार यादव, इनके भांजे हैं पप्पू यादव, अवनीश कुमार जो बोल रहे थे। यहाँ पोलिंग बूथ के पास कुछ पैसे और खाने का सामान, उसमें लड्डुआं ये दिए जा रहे थे। पैसे भी थे? हैं? हाँ, वो पैसे उसमें डिब्बे में थे, पता नहीं थे या नहीं थे। मेरे पास उसका ऑन रिकॉर्ड है। फिर क्या हुआ? मेरे पास है। मैंने जब ये कहा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बोला हम तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम तो ये खाना दे रहे हैं वहाँ पर, तो हमने आप कानून का उल्लंघन। कहाँ पर बांट रहे थे? कहाँ पर बांट रहे थे? ये शेखपुरा मदरा जो पंचायत घर है, पंचायत घर के पास में, बूथ के पास में, 45 नंबर जो बूथ है उसके पास में। कितने लोगों को बांट दिया? ये कम से कम 15-20 लोगों को बांट दिया था। जब हम मौके पे पहुंचा तो 8-10 लोग थे। हाँ, वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। तो कितने लोगों को इसमें किसी को पकड़ा भी है पुलिस ने? हाँ, एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो उनके ब्रजेश कुमार यादव, उनके जो भांजे हैं पप्पू यादव और अवनीश कुमार, उनको पुलिस लेके गई है अभी। ये आपको बताना चाहूँगा, इटाना सर्किट के मजरा जाट बूथ नंबर 45 का ये पूरा मामला है, जहाँ पर प्रधान प्रत्याशी जो ब्रजेश कुमार यादव जो पूर्व प्रधान भी हैं और ये प्रत्याशी पति हैं, इन्होंने जो है मिठाई के डब्बे में बताया जा रहा है, इस पर आरोप है कि उसमें रुपए रख करके मिठाई के डब्बे बांटे जा रहे थे। वहीं जब सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जो है एक्शन दिखाते हुए वहां से एक व्यक्ति जो है पूर्व प्रधान है, उसका रिश्तेदार जो बांट रहा था, जो मिठाई के डब्बे में रुपए और मिठाई का डब्बा बांट रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, ये दबंग प्रवृत्ति के बताए जाते हैं प्रधान प्रत्याशी जो ब्रजेश यादव जो है, और वहाँ तत्काल एक्शन पुलिस ने किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। कई जो लोग वहाँ से फरार होने में सफल हो गए, इसलिए नहीं तो कई अन्य भी इसमें गिरफ्तार हो सकते थे जी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है, क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए थी, ठीक है नहीं की। अब भी समय है कि
ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए और जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें, मास्क पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए, हाथ खूब धोएं, तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी सावधानी से आप निभाएं। मेरे मुद्दे ये है कि मैं 30 साल से समाज सेवा में रहा हूँ और सेवा करते करते हुए मैं 2010 में मुझे मौका मिला, जनता ने मौका दिया तो मुझे चुनाव चिन्ह कोर्ट मिला, तो मेरी जीत हुई। उसके बाद में मैंने अच्छे विकास कार्य कराए, लोगों के क्षेत्र में पूरे विकास कार्य कराए, वृद्धा पेंशन बनवाई, समाजवादी पेंशन बनवाई, जो भी पेंशन का सरकार की योजना थी उस योजना के तहत मैंने पूरे कार्य कराए। और दोबारा जब मैं चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे पुनः पूरा साथ दिया, जो कि मैं केवल मात्र इस बड़ी पंचायत में मात्र 7 वोट से हारा। इस बार मुझे फिर 2021 में आके फिर से जनता ने मुझे मौका दिया। मैं लगातार जनता की सेवा करता रहा और सेवा करते हुए फिर मुझे समाज के लोगों ने बुला के बोले कि आप चुनाव लड़िए, आपने बहुत सेवा करी है और आप चुनाव जीतेंगे भगवान की कृपा से। ये कहे राम करे सो गाम करे और गाम करे सो राम करे, तो मुझे पुनः देखो चुनाव चिन्ह कोर्ट मिला, तो मैं पुनः फिर जनता की सेवा करूंगा, विकास कार्य करूंगा। पूरे वृद्धा पेंशन जिन लोगों की छूट गई है, वृद्धा पेंशन है जो भटक रही है, जो नई वृद्धा पेंशन करा पाए, जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाए, शौचालय नहीं बन पाए, जो वंचित रह गए, उनको पूरा कराऊंगा और घर घर जाकर उन्हें देखकर कि कौन वाकई में वृद्धा हैं और जो आश्रित हैं कि उन्हें कोई नहीं देख पा रहा है, उन्हें आज भी देख रहा हूँ और भविष्य में उनको लगातार देखता रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। यही मेरा लक्ष्य है पूरा, कि समाज में न कोई मतभेद किसी से, और जहाँ भी अगर कोई झगड़े फसाद होते हैं उन्हें तुरंत हम जाते हैं, उनका समाधान कराते हैं और आपस में बैठ करके उन्हें समझा के समझौते कराते हैं, जो भविष्य में फालतू खर्चे से, पुलिस के खर्चे से इनसे बचते हैं। तो मैं यही काम शुरू से करता रहा हूँ कि लोगों के बीच में बैठकर जो आपसी झगड़े होते हैं उन्हें बैठाकर उनके समझौते कराते रहते हैं, तो फालतू खर्चों से बचते हैं, जिससे लोग परेशान नहीं होते हैं। तो अब भी वो लाते हैं, वो क्या बोले कि प्रधान जी आओ, तो हम तो तुरंत पहुँचते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, हाजिर रहते हैं उनके, और हमेशा उनकी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता की सुविधा के लिए कोरोना महामारी के कारण खाद्यान्न की विशेष वितरण किया है और जिले के सारे समस्त जिलाधिकारियों को कहा गया है कि कोई भी कोरोना महामारी से वंचित रहे, सबको खाद्यान्न वितरण हो, सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें। जिले के सारे अधिकारियों को बता दिया गया है। आज भी एक अपनी समिति ने अब जांच की जारी किया आदेश, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि प्रदेश की सरकार जनता के साथ है, कोरोना पीड़ितों के साथ है। लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कोरोना महामारी से बचें। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रीप्ले विद रंजीत में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं वो अपने आप में एक अनोखी शख्सियत है, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जो लोकतंत्र का प्रथम चरण है प्रधानी, उससे लेकर
देश की संसद तक अगर पहुंचने का हुनर रखते हैं तो उनका नाम है चौधरी देवेंद्र सिंह यादव, और इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं कासगंज के। मुखातिब होते हैं चौधरी देवेंद्र सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो कैसे हुई, और आपका जो स्टार्टिंग, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है संघर्ष से शुरुआत आपकी होती है। देखिए, मेरा जन्म गांव अलीपुर बरवारा में एक बेहड़ में हुआ था, जो 4 जिलों का बॉर्डर पड़ता है, गंगा जी का किनारा है जी। वहाँ कोई शिक्षा का साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, आने जाने का कोई विकल्प नहीं था। बेहड़ था, चारों तरफ पतेले, और वहाँ केवल गैंगों के सिवाय और कोई नहीं रहा करता था। सब अशिक्षित क्षेत्र था। जब मैं सामर्थ हुआ तो मैंने सोचा कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और उस विकास के बारे में सोचने के बाद मैंने कोशिश की वहाँ शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। और जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तब सन 82 में मैं गांव का प्रधान चुना गया। वो प्रधान बनने की जो कहानी थी आपकी, क्योंकि एक बार आपके बाबूजी चुनाव लड़े और वो चुनाव हारे, उसके बाद आपने प्रण ले लिया कि इस गांव में प्रधानी कैसे जीतनी है, वो जरा वाकया बताइए कैसे था। देखिए, ऐसा था, हमारे फादर गांव में प्रधानी का चुनाव लड़े थे जी। मैं उस समय पढ़ता था, और गांव में एक कड्डी बढ़ी थे जी, वो रहते थे, तो गांव में लोगों ने उनको खड़ा कर दिया। हमारे फादर में उनमें चुनाव हुआ। फादर हमारे 8 वोटों से उनसे चुनाव हार गए, तो विश्वकर्मा जी जीत गए। उसके बाद हमारे फादर के आंखों से आंसू निकले। हम यहाँ पढ़ते थे तो हमने सोचा कि हमने फादर को समझाया, अपने पिताजी को, कि भाई ये कोई रोने की बात नहीं है, लेकिन अगर जनता ने, आपने जनता का साथ नहीं दिया और जनता ने आपको नहीं चुना तो इसमें रोने की बात नहीं है। उसी दिन हमने संकल्प लिया और हमने पढ़ाई छोड़ दी और हम गांव में पहुंच गए और हमने काम करना शुरू किया। और हमने उनको इतना प्रभावित किया, इतनी नज़दीकता बढ़ाई कि 6 महीने के अंदर उन पर इस्तीफा, उन्होंने गांव की प्रधानी से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो हमने अपने पिताजी को वहाँ से गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ाया। और लड़ाने के बाद जब हम नाबालिग थे, करीब 12, 13, 14 साल की एज थी, चुनाव जीतने के बाद पिताजी को अपने को गांव का प्रधान बनाया। और जब वो प्रधान हो गए उसके बाद उन्हें प्रमुखी का चुनाव लड़ाया था और वो ब्लॉक प्रमुख भी बने। वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के 2 रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है, सतयुग का सार है। कण कण में विष्णु भगवान है, क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है। भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद, यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी एपीसी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आपके लिए लेकर आया हूं किस्से कासगंज में एक सबसे खास कहानी श्री यंत्र की।
सोरों के बटुकनाथ मंदिर में यह श्री यंत्र लगा है। कहा जाता है कि जब धर्म अर्थात सनातन धर्म का क्षय होने लगा, तब जो शंकराचार्य हैं, श्री आदि शंकराचार्य, उन्होंने यह प्रण लिया कि धर्म की जागृति के लिए वह पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में भ्रमण करेंगे। और जब वो वहाँ से निकले तब यहाँ सोरों पहुँचे और सोरों में उन्होंने एक श्री यंत्र की स्थापना की, जो कि यह सबसे पुराना श्री यंत्र माना जाता है। श्री यंत्र का काम वैसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और विद्या, श्री विद्या तमाम चीज़ों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो श्री यंत्र होता है। अगर लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना है, कहा जाता है कि यह जो श्री यंत्र है, मैं दिखा दूं आपको, ये आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र यहाँ स्थापित किया था। ये उतना ही पुराना है। अगर हम इस श्री यंत्र की सबसे खास बात करें, समुचे संसार में सोरों जी सतयुग काल से ही सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है। ये सोरों नगर का पूर्वोत्तर भाग है, अर्थात ईशान कोण। कहा जाता है ईशान कोण में देवी देवता निवास करते हैं। बिल्कुल ईशान कोण हमारे वास्तु के अनुसार सबसे पवित्र कोण माना जाता है, और पवित्र कोण की दृष्टि से सोरों नगर का जो ईशान कोण था, उत्तर पूर्व दिशा थी सोरों की, वहाँ बटुकनाथ मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ अक्सर लोग जब धनतेरस और नवरात्रे होते हैं तब यहाँ आकर पूजा करते हैं और इस श्री यंत्र की साधना करते हैं। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 1200 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस श्री यंत्र की स्थापना की गई थी। बटुकनाथ मंदिर में स्थापित इस श्री यंत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि यह श्री चक्र एक यंत्र है जिसका प्रयोग श्री विद्या में होता है। इसे श्री यंत्र, नवचक्र और महामेरु भी कहते हैं। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है, यानी जो यंत्र तमाम प्रकार के होते हैं उनमें सबसे अगर राजा कहा जाए शिरोमणि है। जैसे मुकुट में मणि सबसे ऊपर होती है तो शिरोमणि होती है, उसी प्रकार से यह यंत्र शिरोमणि यंत्र है। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है, यानी यंत्रों का राजा। वस्तुतः यह एक जटिल ज्यामितीय आकृति है। मतलब सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल इस पर यंत्र है ये। और इस यंत्र की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी भगवती जया त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका मंदिर भी यहीं पर है, जिनकी उस पीठ इस बटुकनाथ मंदिर में भी स्थापित है। श्री यंत्र की स्थापना और पूजा से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होती है। नवरात्रि और धनतेरस के दिन श्री यंत्र का पूजन करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। श्री यंत्र के केंद्र में एक बिंदु है। आप देखिए यहाँ एक पॉइंट है। अगर हम इस बात करें इस पॉइंट की, इस बिंदु के चारों ओर एक 9 अंतर्ग्रथित त्रिभुज है। ये आप देखिए, ये जो त्रिभुज है यानी ट्रायंगल, आप इस पर गौर फरमाइए। ये नव शक्ति के प्रतीक हैं। इन 9 त्रिभुजों के अंतर्ग्रथित होने से कुल 43 लघु त्रिभुज बनते हैं। यानी अगर हम यूं काउंट करेंगे इसको तो 43 यानी 43 त्रिभुज बनते हैं इस पूरे आकार में। और श्री यंत्र में ब्रह्मांड के स्वरूप के साथ साथ इसमें धन लक्ष्मी कुबेर का वास भी माना गया है। यानी स्वयं धन की देवी श्री लक्ष्मी जी और कुबेर दोनों वास करते हैं। इसीलिए नवरात्रि के साथ साथ धनतेरस के दिन सोरों के बटुकनाथ मंदिर की जो है वो महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। और जो इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी हम बात करें तो ये मंदिर है उनका, जो त्रिपुर सुंदरी जया देवी जो मंदिर कहा जाता है वो मंदिर है। और ये मंदिर की जो स्थापना है वो श्री शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था 1200 वर्ष पूर्व, यानी 1200 साल पहले। उससे पहले हम आपको ये इतिहास बता चुके हैं कि सतयुग में अगर बात की जाती है, अगर सतयुग की समाप्ति के बाद कुछ बचता है तो वह यह बरगद का पेड़ है,
जिसको गृद्धवट कहा जाता है। अगर आप विकिपीडिया पर जाकर भी कहीं सर्च करेंगे तो सबसे पुराने वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की बात होती है तो वो 4 हैं। पहला गृद्धवट सोरों में, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में है, तीसरा शांतिवट वृंदावन में है और चौथा जो कलयुग कालीन है वह वट वृक्ष उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में है। पहला जैसा मैंने बताया सतयुग कालीन वट वृक्ष है ये गृद्धवट, दूसरा त्रेता युग में प्रयागराज में है, तीसरा द्वापर कालीन क्योंकि कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन रहे तो वृंदावन में वंशी वट रहा, और चौथा उज्जैन जो महाकाल की नगरी है। किस्से कासगंज के में लेकर आएंगे, कुछ और खास बताएंगे क्या है किस्सा कासगंज का दूसरा किस्सा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हमारी सीरीज किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी किस्से कासगंज के में। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के 2 रूप हैं, एक जीवंत है एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है, सतयुग का सार है, कण कण में विष्णु भगवान है क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है, भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी APC न्यूज पर।